हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कौटिल्य AIAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस को, और जनरल अवेयरनेस के लेक्चर में आगे बढ़ते हुए बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स हम कवर कर रहे थे, राइट। और कल हमने मनी पढ़ा था, क्या कि मनी क्या होता है ना। मनी जो है वो होती क्या है, और क्या देखा था हमने कि कितने टाइप्स की मनी होती है, राइट। उसके पहले हमने CPI WPI देख लिया है। भाई देखो, इन्फ्लेशन यहाँ खत्म हो गया है ना, इन्फ्लेशन देख लिया, इन्फ्लेशन के टाइप्स वगैरह देख लिए, एक 3-4 टॉपिक हमारे लगभग एंड हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारी आज जो है वो 15वीं क्लास है ना। उसमें हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मनी। बेसिकली मनी और चेक्स जो है आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा, टाइप्स ऑफ मनी एंड चेक, ठीक है। कि मतलब पैसे जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं चेक के जरिए, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांसफर के अलावा बैंक से जो ट्रांसफर होता है, हम किसको कितना पैसा देते हैं। तो अभी देखो, अभी हमारा जो आज का टॉपिक है मनी, ठीक है। ये हमने देखो, ये हमने कल देख लिया था क्या होता है कैसा होता है ना। हमारी जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे हमको जाना है, वैसे भी इस पर हमें काम नहीं करना है। तो बात कर रहे थे हम मनी की, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा था भाई कमोडिटी मनी, द्रव्य मुद्रा इसको हम हिंदी में कहते हैं कमोडिटी मनी। इट इज द ईजिएस्ट एंड मोस्ट प्रोबेबल एंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मनी। जैसा कि मैंने कहा था, क्या एंशियंट इंडिया में या एंशियंट टाइम पर, या फिर अभी भी कुछ ऐसे गांवों में या फिर जनजातीय इलाकों में आपने देखा होगा, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो कि आज भी पुरानी परंपराओं को फॉलो करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय को ही हम कमोडिटी एक्सचेंज बोलते थे, राइट, है ना। तो कमोडिटी मनी क्या मतलब, हम जहाँ पर पैसे की जगह किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, मतलब वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु खरीद ले रहे हैं। कल मैंने बताया था गेहूं के बदले बर्तन खरीद लेना, तो बस वही बात है। तो सबसे आसान, सबसे संभावित और सबसे पुराना प्रकार है, क्या है ना। और इसका जो है वस्तुओं और सेवाओं को का अन्य वस्तुओं या सेवाओं के साथ सीधे आदान प्रदान इसमें किया जाता है। तो मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले आपको गुड्स एंड सर्विसेज ही मिलेंगी, है ना। समझ रहे हो कि गुड्स एंड सर्विसेज के बदले आपको गुड्स एंड सर्विसेज ही मिलेंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कमोडिटी मनी बोलते हैं। या फिर हम बोलते हैं कि भाई वस्तु के बदले आपको वस्तु मिल रही है। और ये होता था पुराने समय में, ठीक है। कब होता था, बहुत एंशियंट टाइम की बात है जब होता था, और अभी अभी कुछ एरिया में आपको ये चीज़ जो है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। कमोडिटी मनी के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, कमोडिटी मनी इज दैट इट्स वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड बाय द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि इसका मूल्य कमोडिटी के वास्तविक मूल्य से ही वर्णित होता है। मतलब समझो ना आप बात को, कि देखो गेहूं खरीदा, गेहूं का अपना अपना खुद का भी मूल्य है यार। गेहूं के बदले आपने बर्तन ले लिए, लेकिन क्या गेहूं का खुद का अपना कोई मूल्य नहीं है। गेहूं ने बर्तन तो दिला दिए आपको, एक मूल्य तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इस गेहूं का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, है ना, ठीक है। सीधी सी बात ये है, मतलब इसका अपना भी एक वास्तविक मूल्य होता है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसमें क्या आते हैं, सोने के सिक्के, सीप, मसाले, मोती, ये सब चीजें हम इसमें देख सकते हैं। किसमें, कमोडिटी कह सकते हैं आप कमोडिटी मनी में। अब विच इज अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, इनमें से कौन सा कमोडिटी मनी का प्रकार नहीं है, तो आप कैसे बताओगे। जब आपको ये पता होगा कि कमोडिटी मनी होता क्या है, तब तो आप बता पाओगे। तो इसका एक्चुअल में नहीं, सोने के सिक्के क्या नहीं आएंगे कमोडिटी मनी में, इनका कोई अपना मूल्य नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है। सीप का अपना मूल्य होता है, मसाले, मोती, तो ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। या फिर आप कह सकते हैं अनाज भी बोल सकते थे आप इसमें, ठीक है। तो इनका अपना मूल्य होता है, तो ये क्या कहलाती है, कमोडिटी मनी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा टाइप था फिएट मनी का। किसका, फिएट मनी। फिएट मनी जो है वो बेसिकली एक करेंसी नोट की तरह होती है, ठीक है। क्या होता है, पेपर करेंसी आप कह सकते हैं इसको, जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्या नहीं होती है, अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्या बात कर रही हूँ मैं, बात हो रही है यहाँ पर फिएट मनी की। फिएट मनी जो होती है बेसिकली आपके 10 रुपए के नोट पे 10 रुपए लिखा है और गवर्नर के सिग्नेचर हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूव किया है, इसलिए वो क्या है आपके लिए 10 रुपए का कोई मतलब है। आज की डेट में आपको 1000 का नोट कोई पकड़ा दे, डिमोनेटाइजेशन हो गया है, ठीक है,
अब 1000 के नोट की कोई वैल्यू नहीं है, सरकार ने कह दिया नहीं चलेंगे 1000 के नोट। अब आप मुझे बताओ कि आज की डेट में आपको कोई 1000 का पुराना वाला नोट या फिर 2000 का पुराना वाला नोट लाके आपको दे दे, क्या करोगे आप उसका? बोलोगे ना कि भाई ये मेरे लिए कागज के टुकड़े के समान ही है। ठीक है, एक टाइम पे इससे हम बहुत सारी चीज़ें खरीद पा रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी वैल्यू रखी थी। ठीक है, लेकिन वही मैं बात करूं सोना चांदी की, तो सोना चांदी एक टाइम पे अशर्फी के तौर पर चल रही थी, दिनार के तौर पर चल रही थी, और अभी अगर मैं बात करूं तो ये क्या थी? मुद्रा थी। क्या थी? अशर्फी और दिनार के तौर पर मुद्रा थी। और आज की भी डेट में अगर मैं सोना चांदी लेकर आ जाऊं तो अब तो फिर भैया अब तो उसका मूल्य इतना बढ़ चुका है कि उसका अपने आप में एक मूल्य है ना। अब जब ये जहाँ ये सिर्फ कागज का टुकड़ा बचा है, वहीं अब सोने की अशर्फी नहीं चलती हैं, सोना चांदी नहीं चलता है, नहीं है मुद्रा प्रचलन में। बट आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये लेकर आ जाऊं, ठीक है, तो इसका अपना मूल्य है। गेहूं लेकर आ जाऊं, इसका अपना मूल्य है। चावल लेकर आ जाऊं, उसका अपना मूल्य है। समझ रहे हो बात को? लेकिन आज कागज के नोट का कोई वैल्यू नहीं, तो इसको हम कहेंगे फिएट मनी। फिएट मनी जिसकी अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं होती। क्या? फिएट मनी वो जिसकी अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अंकित मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है और धन को मानक मुद्रा में नहीं बदला जाता है। मतलब कि धन को मानक मुद्रा मतलब हम इसको स्टैंडर्ड कह सकते हैं, आप स्टैंडर्ड मनी में हम इसको नहीं बदल सकते। ठीक है, नेक्स्ट है फिएट मनी का इस्तेमाल विनिमय के माध्यम और मूल्य के मानक के रूप में किया जाता है। कागजी मुद्रा या किसी भी तरह की वस्तु हो सकती है। फिएट मनी कुछ भी हो सकता है। अब मैं करेंसी नोट की बात कर रही हूँ, बेसिकली करेंसी नोट ही आता है इसमें। बट अगर मैं बात करूँ कोई ऐसी वस्तु है जिसका आज की डेट में कोई मूल्य नहीं है, तो हम वस्तु भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, बात हो रही है किसकी? फिएट मनी की। तो बस फिएट मनी यही है कि भाई इसका खुद का कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है, ये वस्तु भी हो सकती है, ये कागज का पेपर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। लाइक करेंसी पेपर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर करेंसी पेपर ले लिया कि भाई कागज भी तो एक वस्तु है। ठीक है, तो बस वही चीज़ है ना, उस अंकित मूल्य के बराबर उसका मूल्य नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार इसका धन जो है पूरी दुनिया भर में जारी किया जाता है। तो बात वही हो रही है कि भाई करेंसी नोट्स की बात हो रही है, नोट की बात हो रही है ना यहाँ पर। नेक्स्ट है धातु धन। धातु धन मतलब होता है मेटल मनी। मेटल मतलब कल हमने पढ़ा मेटल मनी क्या है। मेटल मतलब मनी, सोना चांदी की बात हो रही भाई, सोना चांदी तांबा कांसा। ठीक है, ये लेके आ जाओ और सामान लेके चले जाओ, सीधी सी एक बात है। सोना चांदी तांबा कांसा लेके आ जाओ और सामान लेकर चले जाओ। ये क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका मेटल मनी। क्या हो गया? आपकी मेटल मनी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम कि भाई ये क्या है? एक मेटल मनी है। मतलब धातु का एक टुकड़ा, धातु जो है, धातु के एक टुकड़े की कीमत जो है होती है वो किसकी तरह, जिसके यूज़ हम काय में करते हैं? धातु के एक टुकड़े का यूज़ जो है हम किस चीज़ में कर रहे हैं? एज अ मनी। ठीक है, कि उसके बदले हम कुछ ले रहे हैं, है ना, इस चीज़ में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वस्तुओं के बदले इसका मूल्य उसके वास्तविक आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, धातु मुद्रा को पूर्ण आकार वाले सिक्कों और टोकन सिक्कों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो अभी सिक्के विक्के चल रहे हैं। ठीक है, तो कल को अगर सिक्के बंद भी हो गए तो वो लोहे की तो कीमत रहेगी, सिक्के की कीमत रहे चाहे नहीं रहे, है ना। समझ रहे हो ना बात को? वही चीज़ है धातु धन। ठीक है, सेकंड है कागज के पैसे। मतलब कागज की मुद्रा, पेपर मनी की बात हो रही है। पेपर मनी रिफर्स टू बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट नोट्स दैट आर यूज्ड एज करेंसी। मतलब करेंसी नोट की बात हो रही है यहाँ पर। जो वर्तमान में करेंसी नोट है ना, उसी को हम क्या कह रहे हैं? कागजी मुद्रा कह रहे हैं। इसका कोई मूल्य है क्या? बिल्कुल है। कागजी मुद्रा जो है, कागजी मुद्रा का उपयोग करके आज इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में लोग क्या से क्या नहीं कमा रहे हैं, क्या से क्या नहीं खरीद रहे हैं, राइट। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करेगी, बैंक अगर मुद्रा को जारी करेगा, तो बिल्कुल इसका मतलब है किसका? कागजी मुद्रा का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी मतलब सभी प्रतीकात्मक सिक्के और कागजी नोट जिन्हें निश्चित दर पर आसानी से पूर्ण सिक्के या समकक्ष बुलियन यानी सोना चांदी आदि में परिवर्तित किया जा सकता है, प्रतिनिधि मुद्रा के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, क्या है भाई, थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, काफ़ी लोगों को पता होता है इस बारे में, हो सकता है कि आप बोर हो रहे हो। ठीक है, बट क्या है, अब
जो है तो है, पढ़ना है तो पढ़ना है, राइट, है ना, कि मनी कितने टाइप्स की होती है, क्या होती है। तो बेसिकली क्या है इसमें, क्या आता है प्रतिनिधि मनी में, कि भाई जिसके बदले हम सोना चांदी, ये लिखा है ना, आसानी से पूर्ण सिक्के या समकक्ष बुलियन या सोना चांदी आदि में परिवर्तित किया जा सकता है, प्रतिनिधि मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी कि अभी जो भारत में करेंसी चल रही है, इसको हमने 1927 में स्वीकार किया है, जब रुपए के नोट और सिक्कों को आसानी से सोने में बदला जा सकता था। अब बताओ, सिक्के सोने में बदले जा सकते हैं क्या? बिल्कुल बदले जा सकते हैं भाई। अगर आज कितना है, लगभग 85-75 कितना चल रहा है सोना, जितना भी है, ठीक है, 80 के ऊपर चल रहा है ना, तो अब 80 मान लो, ठीक है, 10 ग्राम, ठीक है। अब आप पैसे लेकर चले जाओ इतने, तो आपको मिल जाएगा सोना, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसके बदले हमने सोना खरीद लिया, किसके बदले, रुपए के बदले हमने क्या खरीद लिया, सोना खरीद लिया। तो बात तो वही हो गई ना। इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रतिनिधि मनी, यानी कि जिसको हम सोने में बदल सकते हैं, या फिर किसी नोट को अगर हम सोने में बदल सकते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, किसी चीज़ को जब हम किसी चीज़ में बदल सकते हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे, भाई ये क्या हो गई, उसके बदले हमको वो चीज़ मिल गई। मतलब क्या हो गया कि ये एक प्रतिनिधि मनी हो गई। तो हमारी जो करेंसी नोट है वो आज की डेट में क्या है, प्रतिनिधि मनी का काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको देकर धातु में, यानी कि सॉरी, हम कुछ कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, राइट, उसको हम सोने में भी बदल सकते हैं, ठीक है। एक होता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है, लीगल टेंडर मनी का मतलब ये जो होता है कि करंट में आपके बैंक में क्या, लीगल टेंडर मनी बेसिकली क्या होती है, सुन लो। लीगल टेंडर मनी मतलब वो जो अभी आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रिंट हो रही है, छप रही है, ठीक है। आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सीबीआई नहीं, आरबीआई, ठीक है। आपका सेंट्रल बैंक, किसी भी करेंसी, किसी भी कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक ही मुद्रा को जारी करता है, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक मुद्रा को जारी करता है तो करंट में कौन सी करेंसी आपका बैंक जारी कर रहा है, ठीक है, कौन सी करेंसी आपका बैंक जारी कर रहा है, वो कहलाती है लीगल टेंडर। क्या कहलाती है, लीगल टेंडर। अब इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर और एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर। अब अनलिमिटेड लीगल टेंडर कौन सा है, मतलब वो जो केंद्र सरकार द्वारा असीमित सीमा तक वैध मुद्रा बताई गई मुद्रा को असीमित मुद्रा कहा जाता है। मतलब कि असीमित सीमा तक, मतलब कि हमारी जो केंद्र सरकार है उसने कहाँ तक की मुद्रा को क्या बताया है, लीगल बताया है, कहाँ तक की मुद्रा को लीगल बताया। तो भाई असीमित मुद्रा को ही लीगल बताया। भाई कोई कितने भी करोड़, कितने भी लाख रुपए जाए, उसको हम क्या मानते हैं, असीमित मुद्रा ही मानते हैं, है ना। क्या मानते हैं भाई, वो तो मनी है हमारे लिए, कितने भी आ जाए, ठीक है। तो क्या है, असीमित लीगल टेंडर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर जो होती है। ऐसी प्रणाली के तहत ऋणदाताओं को असीमित सीमा तक इसी धन में भुगतान स्वीकार करना आवश्यक होता है। भारत में रुपए के नोट और सिक्के असीमित वैध मुद्रा हैं। क्या है, भारत में रुपए के नोट और सिक्के जो हैं, मतलब कि भारत में रुपया जो है क्या है, वो असीमित मुद्रा है। असीमित मुद्रा का मतलब है कि भाई आपका जो सेंट्रल बैंक है, आपका जो सेंट्रल बैंक है, बार बार प्रिंट हो रही है ये चीज़, बार बार करेंसी नोट निकल रहे हैं, राइट, है ना। तो कितनी भी मुद्रा जो होगी वो क्या होगी, क्या आपकी एक असीमित मुद्रा होगी। मतलब कि आपकी सरकार जितने नोट जारी कर रही है, जहां तक के नोट जारी कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, असीमित मुद्रा बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीमित कानूनी निविदा, जिसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर। लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर, इसको हम बोलेंगे लिमिटेड लीगल टेंडर। मतलब कि ऐसे मामलों में जब सिक्के और नोट केवल सीमित सीमा तक वैध मुद्रा होते हैं, उन्हें सीमित वैध मुद्रा के रूप में जाना जाता है। देश में 1 रुपए के सभी नोट सिक्के सीमित वैध मुद्रा है। मतलब समझो, देखो 1 रुपए का नोट आज की डेट में प्रिंट होता है क्या, नहीं होता। 5 रुपए का नोट प्रिंट होता है क्या, नहीं होता। मतलब ये लिमिटेड है, मार्केट में क्या है, लिमिटेड है, और बस उसी का आदान प्रदान हो रहा है, भाई वही चल रहा है, ठीक है। इसकी प्रिंटिंग नहीं होती आज की डेट में, 1, 2, 5 रुपए के नोट की कोई प्रिंटिंग नहीं होती, नहीं होती ना, है ना। ये क्या है, एक सीमित वैध मुद्रा है। मतलब कि एक समय तक इनका जो है वो प्रिंटिंग हो गया है, अब मार्केट में ये नहीं चल रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ने बंद कर दिया। अब पुराने 100 के नोट हैं, क्या है, पुराने वाले 100 के नोट जो हैं, क्या वो प्रिंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं प्रिंट, बट मार्केट में चल रहे हैं ना, जितने हैं उतने ही चल रहे हैं, मतलब एक लिमिट में चल रहे हैं, ठीक है, उनकी एक लिमिट है,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिमिटेड, है ना। और अनलिमिटेड में कौन आ जाएगा, अभी जो 500 का नोट है ना, अभी जो 500 का नोट आप देखोगे वो अनलिमिटेड में आ जाएगा। वही मैं बात करूं पुराना 100 का नोट और अभी 100 का नोट, इन दोनों में फर्क है। अभी का जो 100 का नोट है वो असीमित मुद्रा में आ जाएगा, असीमित लीगल करेंसी में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई आप कितने भी नोट ऐसे ले आओ, क्या आप ये मार्केट में असीमित जारी कर सकते हो, बट इसकी एक सीमा है, जितने बचे होंगे बस उतने ही आएंगे, उससे ज़्यादा। अब नोट जब प्रिंट ही नहीं हो रहा है, करेंसी प्रिंट ही नहीं हो रही है, तो कहाँ से आएगी, ठीक है। तो पुराना 100 का नोट और नए 100 के नोट के उदाहरण से समझो चीज़ों को कि कैसे लीगल लिमिटेड और अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता क्या है, ठीक है। अनलिमिटेड मतलब हम जितने चाहें उतने निकाल सकते हैं, बट क्या अब हम 1 रुपये का पुराना 100 रुपये का नोट, ठीक है, अब वो चल रहा है मार्केट में, बिल्कुल चल रहा है, बट क्या अब ये प्रिंट हो सकता है, अब नहीं हो सकता, अब अनलिमिटेड नहीं निकल सकता ये, लेकिन नया वाला 100 का नोट निकल सकता है, राइट। समझ में आ रही बात है ना। ये होता है लिमिटेड और अनलिमिटेड टेंडर, जिसको हम बोलते हैं मनी। तो एक होता है ऑप्शनल मनी। क्या होता है, ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी क्या होता है, ऑप्शनल मनी का सीधा सा मतलब है भाई एक ऐसा ऑप्शन जिसे आप मनी के रूप में यूज कर सकते हैं, पैसे का ऑप्शन, लाइक चेक, ठीक है। चेक, चेक का भुगतान करवाओगे, पैसे मिल जाएंगे इसके बदले में, आपको पैसे के बदले पैसा मिल रहा है, मतलब कि चेक जो है इसकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, बट इसके बदले आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बस इस पर लिखा है क्योंकि। तो सभी उपकरण नोट और नोट जैसे विनिमय पत्र, वचन पत्र, चेक, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, समझ रहे हो ना, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, या ऐसा कोई भी जिसकी एक वैल्यू होती है, पैसे के रूप में जिसकी कोई वैल्यू हो, ठीक है, ऐसा कोई भी पेपर जिसकी इतनी वैल्यू हो कि वो आपको पैसे ला के दे दे, समझ रहे हो ना, है ना। तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए, ऑप्शनल मनी। मतलब कि अगर देखो बैंक के पास पैसे नहीं है बट चेक तो है, ठीक है, बैंक के पास पैसे नहीं है बट चेक तो है, तो आज कल की डेट में आपके पास पैसे नहीं है बट चेक है, चेक है मतलब आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्शनल मनी है आपके पास, क्या है, ऑप्शनल मनी। तो वही चीज़ है, विनिमय पत्र, वचन पत्र जिसको हम बोलते हैं, एक्सचेंज बिल्स, प्रोमिसरी नोट्स, हाँ प्रोमिसरी नोट्स हमने पढ़ा है जिसमें ट्रेजरी बिल्स वगैरह आ रहे थे, तो टी बिल्स भी एक तरीके के क्या हो जाएंगे आपके, ऑप्शनल मनी के अंतर्गत आ जाएंगे, काय में जाएंगे, ऑप्शनल मनी में जाएंगे, कौन, टी बिल्स, ठीक है। अक्सर देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन में स्वीकार किया जाता है, इस तथ्य को बावजूद कानूनी निविदा नहीं है, मतलब यही कि एक लीगल करेंसी नहीं है, क्या नहीं है ये, क्या आप अब आप हर जगह ट्रेजरी नोट दे के काम चला लोगे क्या। अब मैंने कहा टी बिल लेकर जाओ बैंक और जाकर लोन लेकर आओ, टी बिल लेके जाओ और जाके लोन लेके आओ तो हो जाएगा क्या, नहीं। वहीं मैं कहूँगी अपने प्रॉपर्टी के कागज़ लेके जाओ, गिरवी रख के आना, लोन लेके आना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि लीगल नहीं है, राइट। लेकिन टी बिल्स जो है ये किसी को अगर आप हैंड ओवर कर दें, कोई खरीद ले और वो आपको पैसे दे दे, तो आपके पास पैसों का इंतजाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि वैकल्पिक धन जो है हम इसको कानूनी निविदा के रूप में नहीं दे सकते, या फिर हम इसको किस रूप में नहीं दे सकते, लीगल टेंडर के रूप में नहीं दे सकते, लेकिन ये जो है इसका एक अपना मूल्य होता है, ठीक है, इसका एक अपना मूल्य होता है ना। अब एक होती है बैंक करेंसी, बैंक जमा जिसे चेक के माध्यम से निकाला जा सकता है, सामान्यतः बैंक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। देखो बैंक मनी मतलब बैंक के पास जो मनी है, सीधा सा मतलब बैंक मनी का, आपने जो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है, और जिस पैसे को आप डिमांड पर निकाल सकते हो, मतलब बैंक में जो आपका डिमांड डिपॉजिट है वो कहलाती है बैंक मनी, ठीक है, क्या कहलाती है, बैंक मनी। बैंक में जो आपका डिमांड डिपॉजिट है उसको आप कहेंगे बैंक मनी, जिससे आप चेक या फिर किसी भी तरीके से जब आप डिमांड करें तब आप उसको निकाल सकते हैं, तो वो कहलाती है क्या, बैंक मनी, ठीक है, ओके, है ना, यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट है, अधिकांश बैंक व्यक्तियों और फर्मों को ऋण देते समय जमा राशि बनाते हैं, इन जमा राशियों को बैंक मनी भी कहा जाता है। तो वही चीज़ है यार, बैंक को लोन देने के लिए क्या मैंने क्या बताया, बैंक के असेट क्या हैं, बैंक के असेट है लोन, और बैंक की लायबिलिटीज़ क्या हैं, लायबिलिटीज़ है बैंक की आपका डिपॉजिट। तो आपके पास बैंक, आप जितना ज़्यादा बैंक में डिपॉजिट करोगे बैंक उतना ज़्यादा लोन देगा,
समझ रहे हो क्यों? क्योंकि बैंक के पास उतना पैसा रहेगा। और ऐसा वैसा डिपॉजिट नहीं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट की बात कर रही हूँ। किसकी? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। क्योंकि सभी को पता होगी 15 दिन से लेके 364 दिन का डिपॉजिट ही बैंक किस में लोन के रूप में यूज़ कर सकता है। अगर 15 दिन से कम में अगर आप डिपॉजिट जो है वो निकाल ले रहे हो, 15 दिन तक अकाउंट में नहीं डला है, तो बैंक उसका यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर 15 दिन तक डला है, पहले 15 दिन तक वो वेट करता है, देखता है कि भाई 15 दिन तक ये डिपॉजिट कहीं जा तो नहीं रहा। 15 दिन से आगे तक अगर बैंक में रह गया तो बैंक क्या करेगा? इस डिपॉजिट को निकालेगा और इसका यूज़ कर लेगा अपने असेट्स में, असेट्स के रूप में, यानी कि लोन के रूप में। समझ रहे हो? तो वो जो मनी है वो क्या कहलाएगी? बैंक करेंसी कहलाएगी, बैंक मनी कहलाएगी। ठीक है, करेंसी नहीं, बैंक मनी। ठीक है, करेंसी नहीं कहेंगे इसको, मनी कहेंगे, है ना। तो बैंक मनी कहलाएगी। ठीक है बस ये तो समझ में आ गया। ये टोटल बैंक है। बैंक के द्वारा जारी सभी नोट बैंक धन के एक अन्य भाग में योगदान करते हैं। वही चीज़ है कि बैंक के द्वारा जारी सभी नोट बैंक धन के एक अन्य भाग में योगदान करते हैं। मतलब क्या कि भाई बैंक धन से मतलब क्या है? बैंक मनी है। ये क्या है? बैंक जारी करता है जिन नोट्स को, उनको क्या कहते हैं? बैंक मनी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा? ये कुछ टाइप्स हैं जो आपको मनी के देखने को मिलते हैं। एक होती है क्रेडिट मनी। ठीक है, एक क्या होती है? क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी समझते हो? बैंकों द्वारा व्यक्तियों और व्यवसायों को दिए जाने वाले अधिकांश ऋण आमतौर पर क्या कहलाते हैं? बैंक जमा के रूप में रखे जाते हैं। इस तरह की जमा राशि को जमाकर्ताओं द्वारा की गई प्राथमिक जमा राशि की तरह ही चेक जैसे साधनों का उपयोग करके निकाला जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट मनी कहते हैं। भाई क्रेडिट मनी, सीधी सी एक बात है, क्रेडिट कार्ड रखते हो, क्रेडिट मनी, क्रेडिट का मतलब क्या? बैंक आपको पैसे देता है तो उसमें लिखा जाता है इतनी मनी आपके पास आई, मतलब क्या आया भाई? क्रेडिट हुआ। आपके पास पैसा क्या आने का मतलब है क्रेडिट, और जाने का मतलब है डेबिट। समझ रहे हो ना, है ना। तो पैसा आया अकाउंट में तो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट कहलाएगा। तो वही चीज़ है कि क्रेडिट मनी क्या है कि आप जो बैंक में राशि जमा कर रहे हैं, जैसा कि इसमें लिखा है, ठीक है, अब उस राशि का उपयोग जब बैंक लोन के रूप में कर रहा है, किसके रूप में कर रहा है? लोन के रूप में कर रहा है, और आप उस राशि को किसके रूप में? चेक वेक के रूप में निकाल रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे क्रेडिट मनी। क्या कहेंगे? क्रेडिट मनी। बैंक के पास जो मनी लोन के जो मनी रखी गई है उस मनी को आप निकाल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? क्रेडिट मनी। क्या कहेंगे? क्रेडिट मनी। ठीक है, ये होते हैं मनी के कुछ टाइप्स हैं। ये बस ये है कि आपको पता होना चाहिए किसके लिए क्या होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है आपूर्ति के संदर्भ में धन और प्रकार की हम बात करते हैं। M1, M2, M3 और M4 मनी, ये इम्पोर्टेंट है भाई। आरक्षित मनी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? रिजर्व मनी बोलते हैं। रिजर्व मनी जो है, देखो इतने टाइप्स की हमने मनी देख ली। क्या क्या देख लिए भाई? कमोडिटी मनी, जहाँ पर वस्तु की कोई कीमत होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देख लिए फिएट मनी, मतलब जहाँ पर जो वस्तु या फिर जो आप पेपर है, आपका करेंसी पेपर फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमने क्या देखा भाई? फिएट मनी के बाद देखा मेटल मनी, मतलब आप धातु का उपयोग मनी के रूप में कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि भाई करेंसी नोट, मतलब कि कागज़ के पैसे, मतलब आप कागज़ का रूप धन के, जो कि अभी रिसेंट में अभी चल रहा है, उसकी बात। फिर है प्रतिनिधि मनी। फिर हमने देखी क्या? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है, किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। लीगल टेंडर मनी क्या होती है? तो लीगल टेंडर मनी मतलब सेंट्रल बैंक द्वारा जो मनी जारी की जा रही है, अब उसमें लिमिटेड और अनलिमिटेड रहेगी। लिमिटेड वो जो छपना, प्रिंट होना बंद होगा, यहाँ प्रिंट नहीं होते मार्केट में, जितने उतने ही आते। अनलिमिटेड में वो जो कि अभी भी प्रिंट हो रहे हैं, मतलब वो अनलिमिटेड तक हम उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कि वो कितने भी अभी हम प्रिंट कर सकते हैं, वो चीज़ है। फिर है वैकल्पिक मनी, मतलब जिसका उपयोग हम मनी के स्थान पर कर सकते हैं। क्या? मनी की जगह पर हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, लाइक चेक, है ना, जिनको हम आसानी से मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट मनी, और एक है अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी आपूर्ति। आपूर्ति, या फिर हम बोल सकते हैं इसको क्या? रिजर्व मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिकली रिजर्व मनी। इसमें M1 और M2 को हम नैरो मनी के रूप में जानते हैं, वहीं M3 और M4 भी रहेगा इसमें। M3 और M4 को हम क्या? ब्रॉड मनी के रूप में जानते हैं। अब M1 और M2, M3, M4 होता क्या है? तो देखो, M1 जब बात की जाती है, सबसे पहले तो M0 की बात करते हैं। M0 में क्या आता है? M0 में जब बात करते हैं M0 की, तो M0 में वो मनी आती है जो सर्कुलेशन में है, मतलब अभी चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन मनी। क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन मनी, मतलब जो अभी मार्केट में लोगों की जेब में है। ठीक है,
मार्केट में लोगों की जेब में जो मनी है उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलेशन मनी। दूसरी चीज, आरबीआई के पास जो बैंक की मुद्रा है, क्या लिखा है इसमें, आरबीआई के खातों में बैंक की बचत। बैंकों के पास जो पैसा बचता है वो किसके पास रखते हैं, रिजर्व आरबीआई के पास रखते हैं। तो बैंक के खातों में आरबीआई की जो बचत है, क्या मतलब, सॉरी, बैंकों की बचत जो आरबीआई के खातों में है, मतलब कि सेविंग्स की बात मैं करूं, आरबीआई के पास जो बैंक की सेविंग है वो, और क्या काउंट होगा M0 में, M0 में एक और चीज काउंट होती है जिसको हम बोलते हैं आरबीआई के पास जो अदर जो जमा राशि है, मतलब जो मनी आरबीआई के पास बैंक से नहीं बल्कि कहीं और से आ रही है, आरबीआई के पास जो डिपॉजिट है, ठीक है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसे आरबीआई को दिए हैं, तो ये तीन चीजें किस में आ रही हैं, आपकी M0 में आएंगी। कौन कौन सी आएंगी M0 में, देखो M0 में काउंट होगा सर्कुलेटरी मनी, जो भी बाजार में प्रचलित मनी चल रही है वो, ठीक, जो प्रचलित मुद्रा है वो। नेक्स्ट काउंट होगा कि आरबीआई के पास बैंकों ने कितना पैसा बचत के रूप में रखा है, वो किस में आएगा, M0 में आएगा। सेकेंड है कि भाई आरबीआई के पास खुद का कितना डिपॉजिट है, ठीक है, वो तीनों मिला के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा M0, जिसको हम क्या बोलेंगे। फिर आता है नेक्स्ट M1, M1 इसको हम बोलते हैं, M1 मतलब होता है, M1 को हम क्या बोलते हैं, नैरो मनी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, नैरो मनी। अच्छा, M0 को क्या बोलते हैं हम, M0 के कुछ 2-3 नाम है, लिखना। M0 को हम बोलते हैं हाई पावर मनी, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाई पावर मनी, या फिर इसको हम बोलेंगे बेस मनी, क्या बोलेंगे, बेस मनी, क्या बोलेंगे, बेस मनी या हाई पावर मनी, या फिर हम इसको फाइनेंशियल बेस भी बोलते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जो वित्त बाजार में आपका आधार प्रदान कर रही है वो मनी है, तो सीधी जो मनी सर्कुलेशन में है जो आरबीआई के पास है, और सेकंड क्या है, आरबीआई के पास डिपॉजिट के रूप में है, ठीक है, ये मनी क्या कहला जाएगी, आपकी M0 में आ जाएगी। अब M1 में कौन कौन आएगा, M1 में कौन कौन आएगा, M1 को क्या कहा, सबसे पहले तो M1 को कहा क्या हमने, नैरो मनी कहा, क्या कहा, नैरो मनी कहा, ठीक है। अब M1 में आता क्या क्या, देखो, जनता द्वारा रखी गई मुद्रा, जनता द्वारा रखी गई मुद्रा मतलब बैंकों के पास जो करंट में अकाउंट है, करंट, अच्छा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जानते हो, ठीक है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में हम कुछ पैसे रखते हैं, ठीक है, जिसको हम कभी भी निकाल सकते हैं, मतलब वो हमारा डिमांड डिपॉजिट, तो उसकी बात की जा रही है। मतलब कि जनता द्वारा रखी गई करेंसी, क्या, जनता जो बैंकों में डिपॉजिट रखती है, तो हेल्ड बाय पब्लिक, ठीक है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक टू बैंक एज अ डिपॉजिट, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से दो अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा है, क्या, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो आएगा। नेक्स्ट आएगा डिमांड डिपॉजिट हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया ना, डिमांड डिपॉजिट। और नेक्स्ट है जनता द्वारा रखी गई मनी, मतलब वो पैसा जो जनता द्वारा रखा गया है, ठीक है, मतलब जो जनता के पास अभी है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो कि अभी पब्लिक के पास है, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ क्या काउंट होगी इसमें, आरबीआई के पास जो अदर कहना चाहिए जमा राशि है, मतलब जो पैसा किसके पास है, आरबीआई डिपॉजिट, आरबीआई के पास जो भी डिपॉजिट है, ठीक है, ये तीन चीज़ मिलाकर आपकी क्या बनेगी, M1 बनेगी, ठीक है, ये तीन चीज़ मिलाकर क्या बनेगा, M1। आ रहा है समझ में, M1 कैसे बनेगा, ठीक है। M1 में देखो, M0 में तीन चीज़ें कौन कौन सी रहेंगी, M0 में तीन चीज़ें रहेंगी, एक वो पैसा जो अभी सर्कुलेशन में है, एक वो पैसा जो आरबीआई के पास डिपॉजिट है, और एक वो पैसा जो आरबीआई के पास कहना चाहिए रिजर्व है, बैंकों का बचत के रूप में, ठीक है। M1 में कौन कौन से आएंगे, M1 में 3 प्रकार की करेंसी आएगी, वो करेंसी जो पब्लिक के पास है, यानी कि जो पब्लिक के हाथ में है, दूसरी वो करेंसी जो डिमांड डिपॉजिट के रूप में रखी गई है, मतलब क्या कि बैंकिंग प्रणाली की मांग जमा राशि, इसी को कहेंगे हम डिमांड डिपॉजिट, इसमें आएगी करंट और सेविंग अकाउंट, और नेक्स्ट क्या कि आरबीआई के पास जो डिपॉजिट है वो, ठीक है। इन तीनों को मिलकर काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगी, M1 आ जाएगा। अब M2 की अगर मैं बात करूं तो M2 जो है, M2 के अंतर्गत कौन कौन आएगा,
पूरा M1 आएगा। M2 के अंतर्गत कौन कौन आएगा तो देखना, M2 के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो पूरा M1 आएगा। ये थोड़ा सा ब्रॉड है बट इसको भी हम नैरो में ही काउंट करते हैं, बट M1 से ये बड़ा है, ठीक है। अब इसको हम नैरो मनी ही बोलते हैं, M1 और M2 नैरो मनी कहलाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करूं M1, ठीक है, क्या M1, तो M1 में क्या क्या था भाई, M1 में था जो अभी पब्लिक के पास करेंसी है, मतलब आप इसको बोल सकते हैं पब्लिक करेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, RBI डिपॉजिट, और एक क्या था, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। इन तीनों को तो कर दिया हमने प्लस। प्लस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है बचत बैंकों की बचत खातों में जमा राशि। बचत बैंकों की बचत खातों में जमा राशि मतलब आपकी जो पोस्ट ऑफिस वगैरह टाइप की जो अदर बैंक है ना, जहां पर आपके पास सेविंग अकाउंट है, उसमें क्या राशि है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में कितनी राशि है, वो किस में आ जाएगी, M2 में आ जाएगी। मतलब पूरा M1 और उसके अलावा पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जितनी राशि है वो M2 में आ जाएगी। वहीं बात कर लूँ मैं M3 की, तो M3 में क्या आएगा, M3 में आएगा M2, इसको हम बोलते हैं ब्रॉड मनी। क्या बोलते हैं, M3 को हम बोलते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है। M3 को हमने क्या बोला, ब्रॉड मनी बोला। क्या बोला, ब्रॉड मनी बोला, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा पहला तो वो आएगा M1 पूरा का पूरा। M1 का मतलब समझ गए अब, M1 मतलब क्या, M1 मतलब वो करेंसी जो पब्लिक के हाथ में है, दूसरा वो जो डिमांड डिपॉजिट के रूप में बैंकों के पास है, और एक वो जो RBI के पास है, ठीक है। तीन चीज़ें। उसके अलावा क्या आएगा बैंक के क्षेत्र में जो सावधि जमा समझते हो, सावधि जमा का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट M1 प्लस जो FD और जो RD होते हैं, मतलब टाइम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं हमको। क्या बोलते हैं, टाइम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। मतलब वो चीज़ें जो टाइम के साथ मैच्योर होती हैं बैंक में, और उसी के बाद मैच्योर होकर हमको मिलती है। अभी जब हम अकाउंट पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये M3 में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास M4। M4 में पूरा M3 आएगा। M3 में क्या आ रहा है, M1 भी आ रहा है, फिक्स डिपॉजिट और RD भी आ रहे हैं, प्लस आएगा पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स, ठीक है। ये किस में आ जाएंगी, M4 में। इस तरीके से 4 हो गए। अब देखना M1 में क्या आ रहा है, अभी जो करेंसी किसके पास है, पब्लिक के पास है, मतलब जो करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में है, ठीक है, सर्कुलेशन में है। नेक्स्ट जो RBI के पास डिपॉजिट के रूप में है, ठीक है। और नेक्स्ट वो जो RBI के पास रखी हुई है, मतलब किसने, बैंकों का बचत है, मतलब सेविंग है, बैंक की सेविंग है, ठीक है। भाई मैं बात करूं M2 के बारे में, तो M2 के बारे में क्या है, M2 के बारे में आ रहा है पूरा M1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं M3 के बारे में, तो M3 के बारे में अगर मैं बात करूं तो पूरा M2 आ जाएगा, इसमें पूरा M1 आ जाएगा, मतलब ये पूरा हम लेंगे। और M3 में हम और क्या लेंगे, M1 लेंगे पूरा इसके अलावा और क्या लेंगे भाई, RD और FD लेंगे, मतलब टाइम लाइबिलिटीज़ लेंगे, ठीक है। RD और FD मतलब टाइम लाइबिलिटीज़ लेंगे, इनका जो नेट निकलता है, ठीक है, मतलब कि कुल इनका जो खर्चा होने के बाद, निकलने के बाद जो बचता है, ठीक है। उसके बाद M4 की मैं बात करूं, इसमें क्या जाएगा, M4 में आ रहा है पूरा M3 में क्या क्या है भाई, M1 भी है और RD और FD भी है, प्लस ये वाला पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स, मतलब पोस्ट ऑफिस और अदर जो सेविंग बैंक्स होते हैं उनके पास जो सेविंग्स होती हैं वो काउंट होती है। इसको हम बोलते हैं रिजर्व मनी। हमारे पास कितनी रिजर्व मनी, इसको हम बोलते हैं आरक्षित मनी, ठीक है ना। तो ये टर्म जो है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, थोड़े से बोरिंग है, बट हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो बस पढ़ लेना इसको, ठीक है, ओके। ये क्या पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ मनी। क्या देखा हमने, टाइप्स ऑफ मनी देख लिया। अब हमारे पास ऐसा है कि भाई मनी होने के बाद हमारे पास पैसे की ज़रूरत होती है। क्या, मनी के बाद हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसा है तो पैसा निकालने की ज़रूरत भी है। तो कुछ चेक के कुछ टाइप होते हैं। क्या, चेक,
चेक होता क्या है बेसिकली? चेक एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसकी इतनी वैल्यू होती है कि करोड़ों में भी पैसा वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो चेक क्या है? चेक को हम हिंदी में बोलते हैं विनिमय हुंडी। क्या बोलते हैं चेक को हिंदी में? विनिमय हुंडी बोलते हैं, ठीक है। ये हमने टाइप्स ऑफ मनी देखा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी चेक के ऊपर। किसके ऊपर होगी? चेक कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है इसमें। देखो पहले तो चेक क्या है। तो चेक को हम हिंदी में बोलते हैं विनिमय हुंडी। क्या बोलेंगे हम इसको? विनिमय हुंडी। चेक होता है, चेक के कुछ टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। विनिमय हुंडी हम किसको बोलेंगे? चेक को बोलेंगे हम क्या हिंदी में? विनिमय हुंडी बोलेंगे, ठीक है, ओके, है ना। अब अगर मैं बात करूं चेक की, किसकी बात करूं? चेक की। तो चेक के कई सारे टाइप्स होते हैं। चेक के क्या होते हैं? कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब चेक क्या है? एक दस्तावेज या कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति या संगठन के बैंक खाते से किसी अन्य बैंक खाते में धन हस्तांतरित करने का आदेश देता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि हाथ में पैसा दे दो, या ऐसा भी हो सकता है कि अकाउंट टू अकाउंट पे कर दो, ठीक है। उसमें अकाउंट पे ही चेक होता है, उसमें ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चेक लिखे। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। तीन चीज़ें हैं। एक होता है ड्रॉयर, ठीक है, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पेई। क्या क्या? एक होता है ड्रॉयर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पेई। ड्रॉयर जो होता है जिस व्यक्ति ने चेक पर साइन किया है, मतलब जो पैसे दे रहा है। क्या? जो पैसे दे रहा है, जिसके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे जाएंगे। ड्रॉयर मतलब कि वो संस्था, वो बैंक की बात हो रही है, ठीक है, जिसके थ्रू पैसा जाएगा। क्या? कि जिसको हम बोलते हैं ड्रॉयर का बैंक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉयर का बैंक। भाई बैंक के ही थ्रू जाएगा ना, चेक तो बैंक में ही कैश होते हैं, राइट, तो वहीं से जाएगा पैसा। तो ड्रॉयर क्या होता है? ड्रॉयर वो जहाँ जिसने उस चेक पर साइन किया है। ड्रॉई वो जिसने क्या किया है, जिसके अकाउंट से जो अकाउंट से पैसा देगा, जो ड्रॉयर के अकाउंट से पैसा देगा वो ड्रॉई, यानी कि बैंक की बात कर रही हूँ। पेई मतलब जिसको पैसा मिलेगा। क्या बोलोगे इसको? जिसको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसको ऐसे समझो, एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम। राम का अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। किस में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कहाँ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसका अकाउंट है? राम का अकाउंट है। अब राम क्या करेगा? श्याम ने राम को एक टाइम पर 10,000 रुपये दिए थे। अब राम जो है श्याम को पैसे वापस कर रहा है। कितने वापस करना है उसको? 10,000। अब राम के पास पैसे नहीं है, तो राम क्या कहेगा कि भाई मैं एक काम करता हूँ, चेक साइन कर देता हूँ। तो चेक किसका रहेगा? राम का। किसके नाम पर रहेगा? श्याम के नाम पर रहेगा, क्योंकि पैसे किसको देना है? श्याम को देना है। तो ये क्या करेगा? एक चेक साइन करेगा, ठीक है, और उस चेक में जो है जो कुछ भी लिखते हैं, यहाँ डेट वेट वगैरह डालते हैं, यहाँ सिग्नेचर वगैरह करते हैं, और यहाँ लिख दिया भाई टू श्याम, ठीक है, और यहाँ लिख दिया अमाउंट भाई 10,000 रुपये दे देना, ठीक है ना, और यहाँ पर सिग्नेचर करके भेज दिया, ठीक है। किस बैंक में भेजेगा? जिस बैंक में राम का खुद का अकाउंट होगा, तो ऑब्वियसली किसका? SBI का, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या 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 हो गया। इसमें ड्रॉई कौन हो गया, ड्रॉयर कौन हो गया, और पेई कौन हो गया। तो ड्रॉयर कौन? जिसकी सिग्नेचर है, ये क्या कहलाया? ड्रॉयर, ठीक है। ड्रॉई कौन? जिसने पैसे दे दिया, मतलब कि बैंक से निकाला। और पेई कौन? जिसको पैसा मिला। किसको मिला? श्याम को मिला, ठीक है। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्रॉयर मतलब जिसका पैसा है, ड्रॉई मतलब जो देगा, और ड्रॉयर कहने का मतलब कि पेई मतलब जिसको मिलेगा। बात खत्म हो गई। ये हो गए चेक के कुछ 3
मेजर पार्ट होते हैं जो पता होना चाहिए आप लोगों को कि कौन क्या होता है, ठीक है। ड्रॉई, ड्रॉयर और पेही। अब एक होता है अब चेक के कुछ टाइप्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। चेक कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे हम चेक को डिफाइन करेंगे। तो एक होता है बियरर चेक। क्या होता है? बियरर चेक। बियरर का मतलब ही होता है धारक। क्या होता है? बियरर को हिंदी में बोलते हैं धारक। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझना, सारे चेक जो है एक एग्जाम्पल से समझने वाली बात है। अब देखो, अभी बोरिंग वाला टॉपिक खत्म हो गया, अच्छा वाला टॉपिक आ गया, ठीक है। अभी देखो, राम को श्याम को देना था कितने? 10,000 रुपये, ठीक है। कितने? 10,000 रुपये देना है। अब राम श्याम को 10,000 रुपये दे रहा है, किसके जरिए? चेक के थ्रू दे रहा है, ठीक है, चेक के थ्रू दे रहा है ना। राम ने श्याम के लिए चेक साइन किया, इतना बड़ा नहीं होता। राम ने श्याम के लिए चेक साइन किया कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति है टू श्याम, ठीक है। श्याम को, और यहाँ पर उसने सिग्नेचर कर दिया और यहाँ अमाउंट लिख दिया भैया इतना इतना, और यहाँ लग दिया बियरर, टू बियरर। क्या लिख दिया? टू बियरर, ठीक है, ओके, ऐसा लिख दिया। अब क्या होगा? श्याम कहेगा, घर लेकर आ गया चेक। अब श्याम कहेगा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है यार। क्या नहीं है? समय नहीं है मेरे पास, मैं नहीं जा पाऊंगा। एक काम कर मोहन, मोहन इसका दोस्त है, मोहन को भेज देगा कि भाई जा मोहन, तू जाकर लेकर आ जा, इस चेक को लेकर जा और पैसे लेकर आना 10,000। उसने कहा ठीक है भाई, जाता हूँ मैं बैंक। वो गया बैंक और वहाँ से ये चेक उसने बैंक को दिया, बैंक वाले ने पैसे दिए और ये पैसे लेकर आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब चेक श्याम के नाम का था तो मोहन को पैसे कैसे मिल गए? क्योंकि मोहन क्या है? बियरर है। क्या है? बियरर है, मतलब कि चेक का बियरर है, मतलब चेक का क्या है? धारक है चेक का। मतलब कि ऐसा चेक जिसमें पैसे किसको मिलते हैं? धारक को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? धारक को मिलते हैं। यहाँ पैसे किसको मिले? जो भाई बैंक में चेक लेकर चला जाएगा उसको पैसे मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, कैश मिलता है। कैसा मिलता है? कैश। अब अगर यहाँ पे ऐसा ऐसा करके उसने अकाउंट पे ही लिख दिया होता, समझ रहे हो ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अकाउंट में पैसा जाएगा, तो ये थोड़ा सिक्योर हो जाता है। बट ये जो बियरर चेक है ना, ये बहुत रिस्की होता है, हाईली रिस्की होता है। क्यों भाई? आप मार्केट में गए, ठीक है, आपके जेब से, अब मान के चलो भाई श्याम घर तक पहुंचते तक कई जगह से गुजरा, उसने 10 बार जेब में हाथ डाला, उसके हाथ से चेक गिर गया, ठीक है। अब वो चेक नीचे गिर गया, ठीक है। अब वो चेक अब नीचे गिर गया, वो किसी व्यक्ति को मिल गया। अगर उस व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग है कि वो जानता है कि भाई ये चेक बियरर है, तो मैं जाके पैसे ले आऊँ, और अगर इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति निकला तो वो क्या करेगा कि इस बियरर चेक को लेके उस बैंक में जाएगा और उससे बोलेगा भाई दे दो पैसे, और वो उसको दे देगा और उसके सारे पैसे निकल जाएंगे, राइट। तो सिक्योरिटी नहीं है ना, बट ये है कि आसानी से पैसा निकल जाता है इसमें, ठीक है, बस संभालने की ज़रूरत है। तो हाईली रिस्की कौन सा होता है? बियरर चेक होता है, जिसको हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा रिस्क जिसमें होता है उसको बोलते हैं बियरर। मतलब कि जो व्यक्ति धारक है उसको पैसे मिल जाएंगे। एक टाइप क्लियर हो गया चेक का, क्या होता है? बियरर चेक। नेक्स्ट है, ये देखो यहाँ टाइप लिखा होता है, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, टाइप भी लिखा होता है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं ऑर्डर चेक। क्या बोलते हैं? ऑर्डर चेक। चेक ऑर्डर करें ना, ये टाइप है चेक ऑर्डर, ऑर्डर चेक। नेक्स्ट होता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक का मतलब क्या है? फिर से वही उदाहरण लेंगे हम उसी उदाहरण से समझेंगे क्या है। ऑर्डर चेक की अगर मैं बात करूं तो राम है, राम को श्याम को पैसे देना है। क्या? राम को श्याम को पैसे देना है। इसने एक चेक निकाला, ठीक है, एक चेक निकाला और यहाँ अमाउंट और नाम वाम और सिग्नेचर विग्नेचर करके यहाँ लिख दिया, बियरर को कट करके लिख दिया ऑर्डर, टू ऑर्डर। क्या लिख दिया? टू ऑर्डर, ठीक है। अब फिर वही प्रोसेस रिपीट होती है। मोहन जाता है और जाके चेक बैंक में लेकर जाता है, पर बैंक पैसे नहीं देता उसको। क्यों नहीं देता? पहले तुम प्रूफ करो कि तुम क्या हो, तुम श्याम हो जिसके लिए चेक निकाला है, क्योंकि ये पैसे उसी को मिलेंगे जिसके लिए ये चेक निकला है, और किसी को नहीं मिलेंगे,
समझ में आ रही बात? ऑर्डर मतलब बियरर को कट करके टू ऑर्डर अगर कोई लिख देता है तो इसका मतलब हो जाता है कि भाई किसको मिलेगा, जिसके नाम से चेक है पैसा उसी के हाथ में दिया जाएगा, ठीक है, हर किसी के हाथ में नहीं मिलेगा। मतलब ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि भाई पैसा क्या है आपका, सिक्योर है, तो ये सिक्योर टाइप हो गया, थोड़ा कैसा हो गया, सिक्योर टाइप हो गया। तो दो टाइप पढ़ लिए, एक बियरर एक ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा हमें देखने को मिलता है अकाउंट पेई चेक। अकाउंट पेई, अकाउंट पेई समझते हो? अकाउंट पेई मतलब कि भाई देखो राम है, श्याम को पैसे दे रहा है राम, ठीक है, उसने एक चेक जारी किया और यहाँ लिख दिया अकाउंट पेई। क्या लिख दिया, अकाउंट पेई। अकाउंट पेई का मतलब है अब कोई भी चेक लेकर जाए, पैसा उसी के अकाउंट में आएगा जिसका नाम चेक पर है, मतलब श्याम। श्याम अब फिर से मोहन गया चेक भंजाने कि भाई पैसे दे दो, बैंक ने कहा ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी को देंगे जिसका नाम इसमें है। किसको? और सबसे बड़ी चीज़ कि भाई उस बंदे का अकाउंट भी होना चाहिए, होना चाहिए, होना ज़रूरी है भाई, अकाउंट में पे करना है तो अकाउंट होना ज़रूरी है। तो वो श्याम की अकाउंट डिटेल्स मांगेगा आपसे, श्याम की अकाउंट डिटेल्स मांगेगा कि दे दो तो मैं आपके अकाउंट में पे कर दूं, तो ये चेक कहाँ जाएगा, अकाउंट पेई में जाएगा। मतलब समझ रहे हो क्या लिखा है, यह अकाउंट पेई चेक जैसा ही है, लेकिन इसमें किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी की आवश्यकता नहीं है, राशि सीधे पेई के अकाउंट नंबर में ट्रांसफर कर दी जाती है। बात ठीक है? सुनिश्चित करने के लिए कि यह खाता मतलब उस व्यक्ति का चेक है कि नहीं है, चेक की ऊपरी बाएं कोने पर दो रेखाएं बनाई जाती हैं जिससे ये अकाउंट पेई के रूप में लेबल किया जाता है। समझ रहे हो ना? ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं कि हाँ भाई ये उसी व्यक्ति का है कि नहीं है जिसने ये दिया है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये चेक कहलाता है अकाउंट पेई। मतलब पैसे आपके कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। एक टाइप ये हो गया। और कौन सा टाइप होता है भाई चेक का? एक टाइप होता है स्टेल चेक, जिसको हम बोलते हैं। स्टेल मतलब होता है बासा, स्टाइल मतलब बासा होता है ना, हिंदी में बासा बोलते हैं ना, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको स्टेल चेक कर लेना, है ना, बासी चेक नहीं, स्टेल चेक कर लेना। स्टेल चेक का मतलब क्या होता है, बेसिकली हर चेक की जो एक अवधि होती है ना भाई, एक टाइम होता है, टाइम लिमिट होती है, ठीक है। अब राम ने श्याम को पैसे दिए, समझ रहे हो, राम ने श्याम को क्या दिए, पैसे दिए। देखो यहाँ समझना, राम ने श्याम को पैसे दिए। अब राम ने श्याम को पैसे दिए और यहाँ डेट लिख कर दी, आज कितनी तारीख है, ये डेट उसने लिख कर दी, ठीक है, ये डेट उसने लिख कर दी। अब जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब सितंबर 2025, 23 सितंबर 2025 के पहले तक ये वैलिड रहेगा, 23 सितंबर 2025 तक ये वैलिड रहेगा, लेकिन उसके बाद नहीं रहेगा, क्योंकि मिनिमम क्या है, 3 महीने के बाद। अब भाई इसने वो पैसा कहाँ रख दिया, वो चेक रख कर भूल गया ड्रॉर में, कहाँ रख कर भूल गया, ड्रॉर में। ये गया, इसने कहा चलो ठीक है भाई अभी तो 3 महीने आराम से करवा लेंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं कि भाई जल्दी करवाना है। अब श्याम गया, उसने ड्रॉर में जाकर चेक रख दिया, 3 महीने बाद याद आया उसको कि यार, उसने जब ड्रॉर खोला, साफ सफाई करी, तो उसने देखा कि भाई वहाँ पर क्या है, चेक पड़ा हुआ है। अब 3 महीने बाद वो बैंक गया, मान के चलो सितंबर अक्टूबर में गया वो बैंक। अब वो अक्टूबर में बैंक गया, बैंक ने कहा भैया स्टेल चेक है। स्टेल चेक है मतलब, स्टेल चेक है मतलब कि बैंक जो है, चेक की जो है वो अवधि जो है 3 महीने की क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये क्या है, एक स्टेल चेक है, मतलब 3 महीने की अवधि खत्म हो गई है। समझ रहे हो, है ना? तो स्टेल चेक मतलब वो चेक जिसकी अवधि जो है, मतलब जिसका समय जो है वो समाप्त हो गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेल चेक। समझ रहे हो? अब देखो इसमें लिखा है कोई भी चेक जारी होने की तारीख 3 महीने तक ही वैध होती है, इसलिए अगर कोई भुगतान करता 3 महीने पहले हस्ताक्षरित चेक के लिए बैंक में जाता है तो चेक को पुराना चेक घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसी डेट के बेसिस पर 2 टाइप के और होते हैं, एक होता है पोस्ट डेटेड, क्या बोलोगे, एक होता है पोस्ट डेटेड, एक होता है एंटी डेटेड। अब ये कौन सी बला है, पोस्ट डेटेड और प्री डेटेड, या आप जिसको बोलेंगे एंटी डेटेड। तो देखो अब वही श्याम है, कौन है, वही श्याम है जिसको राम पैसे दे रहा है। क्या, राम को श्याम को पैसे देना है 10,000 चेक के थ्रू, ठीक है। उसने एक चेक जारी किया,
ठीक है। अब उसने एक चेक जारी किया और उसको बोला कि भाई जाकर पैसे ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पर उसने आज जो डेट है मतलब कि 23 सितंबर जो डेट है उससे 20 दिन पहले की डेट डाल के दे दी। क्या 20 दिन पहले की डेट डाल के दे दी कि भाई क्या करना कि 23 सितंबर से पहले की डेट डालकर दे दी, मतलब आप कह सकते हो 13 जून की डेट डालकर दे दी उसने। और आपसे कहा कि जा अब जाके चेक क्या कर ले, उससे कैश करवा ले, ठीक है। अब आप गए, ठीक है। तो आप गए तो आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, क्योंकि ये चेक कैसा रहेगा? पोस्ट डेटेड चेक रहेगा। कैसा रहेगा? पोस्ट डेटेड, मतलब कि इस तारीख के बाद भी अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, क्या आज 23 तारीख है, 23 जून, चलो मान के चलो 23 की बात करते हैं, 23 की बात कर लो, ठीक है। अब आज चेक जारी हुआ, चेक कौन सा है? पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेट चेक होने का मतलब क्या है कि तारीख के बाद भी आपको पैसा मिल जाएगा। कितने दिन तक? 20 दिन तक। कितने दिन तक? 20 दिन तक लगभग इसकी डेट होती है। तो आपको पैसा मिल जाएगा किस में? पोस्ट डेट चेक में। 23 के बाद आप 20 दिन तक बीच में कभी भी चले जाओ, सॉरी 3 महीने तक बीच में कभी भी चले जाओ, ठीक है। 3 महीने तक बीच में कभी भी चले जाओ, पोस्ट डेटेड चेक में क्या मिल जाएगा? आपको पैसा मिल जाएगा। वहीं प्री डेटेड, एक होता है प्री डेटेड चेक। क्या होता है? प्री डेटेड चेक, मतलब यदि चेक जारी करता चेक पर वर्तमान तिथि से पहले की तारीख अंकित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्री डेटेड चेक कहते हैं। जैसे कि 23 जून लिखने की वजह उसने 13 जून लिख दिया, ठीक है। अब आप आज की डेट में गए वो चेक लेने, ठीक है। क्या आप आज की डेट में गए वो चेक लेने, तो आपने देखा भाई प्री डेटेड चेक है, मतलब कि बाद में जाके मैं ले सकता हूँ, ठीक है। समझ रहे हो? प्री डेटेड चेक है मतलब पहले की तारीख अंकित की कर दी गई है उसमें, ठीक है। तो ये जो है डेट के हिसाब से होते हैं। क्या होते हैं? डेट के हिसाब से 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पोस्ट डेटेड चेक और एक होता है प्री डेटेड चेक। समझ रहे हो, है ना। और एक तो स्टेल चेक होता है जो 3 महीने तक बस रहता है ना। तो बस वही चीज़ है ना। ओके, तो ये क्या हो गई? एक ये हो गए चेक के टाइप्स हो गए कुछ कुछ, कि चेक किस टाइप का होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ चेक। क्या बोलते हैं? सेल्फ चेक। यदि ड्रॉई, ठीक है, सॉरी ड्रॉयर जिसको बोलते हैं, ड्रॉयर। तो ड्रॉयर मतलब जिसको खुद को जो क्या कर रहा है उसको पैसे चाहिए, मान के चलो अगर ड्रॉयर को खुद पैसे चाहिए तो वो चेक में ऐसा लिख देगा और सेल्फ लिख देगा। क्या लिख देगा? सेल्फ लिख देगा। खुद का नाम डालने की जगह वहाँ पर सेल्फ लिख देगा और चेक बनाकर बैंक को दे देगा, तो उसके पास खुद का चेक वो खुद के अकाउंट से भी करवा सकता है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ चेक। यदि ड्रॉयर वांट्स टू कैश, स्वयं के लिए नकदी राशि चाहता है तो चेक जारी कर सकता है, ठीक है। उसमें उसके स्थान पर उसको क्या लिखना होगा? सेल्फ लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सेल्फ लिखना होगा। ओके, है ना। एक आता है ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक मतलब ट्रैवल करने का सीधा सा मतलब है भाई कोई कहाँ जा रहा है? किसी यात्रा पर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? यात्रा पर जा रहा है। यात्रा पर जा रहा है, जैसा कि अब नाम से समझ में आ रहा है, यात्रा पर जा रहा है, ठीक है। यात्रा पर जा रहा है, समझ आ रहा है। अब देखो, विदेश, किसी व्यक्ति को विदेश में जाना है और उसको विदेश में पैसे की ज़रूरत है, तो वो यहाँ से चेक ले जाकर विदेश भी जा सकता है। किस चेक के ज़रिए? ट्रैवलर्स चेक के ज़रिए, ठीक है। और वहाँ जाकर उस चेक को क्या करवा लेगा? कैश करवा लेगा, तो उसके पास कैश आ जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? यहाँ से किस चेक के ज़रिए जाएगा? वो ट्रैवलर चेक के ज़रिए जाएगा, है ना। तो समझ रहे हो कैसा होगा? नाम से पता चलता है कि ट्रैवलर चेक का उपयोग तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा पर जा रहा हो जहाँ भारतीय मुद्रा का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा पर जा रहा है, ट्रैवलर चेक अपने साथ ले जाए और विदेश में उसका भुगतान कर दे, तो भाई जिसको विदेश जाना हो ना, और अगर समझ रहे हो कि भाई कैश जेब में लेकर नहीं जा सकता हूँ, तो एक काम करना, चेक ले जा लेना, ओके, है ना। चेक से काम हो जाएगा, ट्रैवलर चेक काम कर देगा आपका, ठीक है, ओके, है ना। ये क्या हो गया? ट्रैवलर चेक हो गया। एक टाइप और हो गया ट्रैवलर चेक। एक होता है वो चेक जो म्यूटिलेटेड चेक होते हैं। क्या होते हैं? म्यूटिलेटेड। अब राम ने श्याम को चेक दे दिया, राम ने श्याम को चेक दे दिया और श्याम ने यहाँ से उसको फाड़ दिया। हो सकता है भाई फट गया चेक,
ठीक है। अब श्याम ने इसके 2 से 3 टुकड़े कर दिए, क्या कर दिए, 2 से 3। अब गया बैंक लेकर, बोलता है भाई इसमें पैसे दे दो। अब बैंक ने कहा भाई ये पूरी तरीके से डैमेज है, मैं इसको कहाँ से पैसे दे दूँ तुमको, क्यों नहीं, तुम इसमें है क्या, डिटेल्स क्या दिख रही हैं तुमको, तो तुम ये डैमेज चेक लेकर आए हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं पैसे निकालूं। बैंक का काम है, ऐसे ही तो पैसे नहीं निकल जाएंगे ना। तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में बैंक पैसे नहीं देगा, तब तक नहीं देगा जब तक कि जो ड्रॉई है, सॉरी जो ड्रॉयर है जिसने चेक जो है वो जारी किया है, वो परमिशन ना दे दे। समझ रहे हो, अगर ड्रॉयर परमिशन दे देता है फटे हुए चेक में भी पैसे पे करने की, तो फटे हुए चेक में भी पैसे पे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब तक ड्रॉयर परमिशन नहीं देगा तब तक नहीं होगा। समझ रहे हो, तो वही चीज़ है, अगर कोई चेक फटी हुई हालत में बैंक के पास पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटिलेटेड चेक कहते हैं। अगर 2 से अधिक टुकड़ों में कटा है तो और जानकारी मिट गई है, तो बैंक क्या करेगा, तब तक खारिज कर देगा उसको जब तक कि अमान्य घोषित कर देगा, जब तक कि चेक का जो जारी करता है वो उसकी वैधता की पुष्टि नहीं कर देता। इसका मतलब क्या है कि पहले पूछेगा इससे कि भाई सही है कि नहीं है, ठीक है, और उसके बाद उसको जारी करेगा। एक टाइप ये हो गया चेक का, ठीक है। और क्या है भाई टाइप में बस भाई, चेक के इतने ही टाइप थे जो हमने देखे। कितने टाइप के चेक होते हैं, एक होता है ब्लैंक चेक, देखना, एक ब्लैंक चेक होता है जिसमें कुछ नहीं लिखा होता, क्या कुछ भी नहीं लिखा होता। एक टाइप और होता है ब्लैंक चेक, और एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस चेक। क्या बोलते हैं जिसको, क्रॉस चेक, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रॉस चेक। और एक होता है ओपन चेक। तो याद रखना ऑर्डर चेक जो है वो ओपन चेक कहलाता है, ऑर्डर चेक जो है उसको हम क्या कहेंगे, ओपन चेक कहेंगे। क्या कहेंगे, ओपन चेक कहेंगे। ऑर्डर चेक कौन सा था, ऑर्डर चेक वो था जिस पर उसी व्यक्ति को पैसा मिल रहा था जिस व्यक्ति का नाम उसमें अंकित है, और इसमें यहाँ साइड में ऐसा लिखा हुआ था, यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, बियरर की जगह ऑर्डर लिखा हुआ था, ठीक है, टू ऑर्डर। तो जिस व्यक्ति का नाम अंकित है उसी व्यक्ति को पैसे दिए जा रहे थे, और इसी को हम बोल रहे थे कि ये ओपन चेक है। एक होता है क्रॉस चेक। क्या होता है, क्रॉस चेक, क्या होता है, क्रॉस चेक होता है। क्रॉस चेक में क्या होता है, क्रॉस्ड चेक में क्या होता है, क्रॉस्ड चेक का मतलब ही ऐसा होता है कि ऐसा करो और ऐसा ऐसा कर दो। इसको हमने क्या किया था, क्रॉस्ड चेक कह दिया, और ये चेक जो है वो अकाउंट पे ही चेक बन जाता है। समझ रहे हो ना, क्रॉस्ड चेक क्या बन जाता है, अकाउंट पे ही चेक बन जाता है। मतलब व्यक्ति को पैसे कब मिलेंगे, जब वो अकाउंट अकाउंट में पे करे, वो उसको कब कहाँ पे किए जाएंगे पैसे, अकाउंट में पे किए जाएंगे। समझ रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस चेक, ठीक है। अगर क्रॉस पर ऐसा ऐसा चेक में ऐसी ऐसी 2 डंडियाँ खींची हुई है ना, ये इस तरीके से, तो वो चेक ऑटोमेटिकली अकाउंट पे ही चेक बन जाता है। समझ रहे हो, है ना, तो ये चेक कहलाता है क्रॉस चेक। समझ रहे हो, है ना, ये होता है क्रॉस चेक, एक टाइप। और ये हो गया, ठीक है, ये होगा क्या, चेक के टाइप्स हो गए कि भाई ड्रॉई कौन होता है, ड्रॉअर कौन होता है, पेई कौन होता है, ये हमने पढ़ लिए। ये देखो ड्रॉई, ड्रॉयर, पेई क्या होता है, चेक को हम क्या बोलते हैं, विनिमय हंडी। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, चेक का जो डिक्लेरेशन है वो हमें कहाँ मिलता है, नेगोशिएबल एक्ट 1881। कहाँ मिलता है, नेगोशिएशन एक्ट 1881 के सेक्शन 6 में क्या मिलेगा हमको, चेक के बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। आपको बोले चेक की डिटेल्स कहाँ मिलती हैं, तो ये बता देना है कि भाई चेक की डिटेल्स हमको इस जगह पर देखने को मिलेंगी। एक चीज़ और चेक के बारे में ये पढ़ लो, एक फैक्ट ये हो गया भाई, 3 जो टाइप होते हैं, ड्रॉई, ड्रॉयर, पेई, वो भी हमने देख लिया भाई 3 लोग होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, जिनको ज़रूरत होती है। फिर टाइप्स देख लिए, बियरर कौन होता है, बियरर मतलब जो लेकर जा रहा है वही भंजा लेगा, उसी को कैश मिल जाएगा भले उसका नाम उसमें ना हो। नेक्स्ट है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब उसी को मिलेगा जिसका नाम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या बोलना चाहिए, अकाउंट पे ही, मतलब कि अकाउंट में ही पे होगा पैसा, हाथ में नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, हाथ में नहीं देंगे मतलब पैसा आपका सिक्योर है। क्रॉस्ड चेक क्या हो गया भाई, चेक पे जब ऐसी 2 लाइन खींच दी तो क्या हो गया, क्रॉस्ड चेक हो गया, ठीक है। स्टेल चेक क्या हो गया, 3 महीने पुराना चेक जो कि अब किसी भी हाल में क्या नहीं हो सकता, कैश नहीं करवाया जा सकता, उसको स्टेल चेक कहेंगे। पोस्ट डेटेड और प्री डेटेड में क्या फ़र्क है, पोस्ट डेटेड मतलब जिस चेक में आज से पहले की डेट है, ठीक है, वो क्या हो गया, प्री डेटेड। और जिस चेक में आज से बाद की डेट डली हुई है, आज से बाद की डेट में वो कभी भी आप उसको
क्या करवा सकते हैं, कैश करवा सकते हैं। तो वो हो गया पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं प्री डेटेड पोस्ट डेटेड के बाद हमने क्या देखा, सेल्फ चेक, मतलब कि अपने नाम पर। फिर हमने देखा ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक कौन करता है, विदेश अगर यात्रा में कोई जा रहा है और उसको पैसे नहीं लेकर जाना है तो वो चेक लेकर जाता है और वहाँ जाकर जो है उसको कैश करवा लेता है, ठीक है। फिर एक होता है मैन्युपुलेटेड चेक, तो म्यूटिलेटेड चेक। तो म्यूटिलेटेड चेक क्या होंगे, म्यूटिलेटेड चेक वो चेक होते हैं जो कि कटे फटे होते हैं और ये क्या होता है, खारिज कर दिए जाते हैं बेसिकली। लेकिन क्या होता है कि जब जो ड्रॉई होता है, ड्रॉअर जो होता है, अगर ड्रॉयर कहता है कि भाई एक काम करो, मैं इसको अप्रूव करता हूँ कि भाई इसको दे दो पैसा, तो फिर दे दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया एक, बस ये चीज़ें हैं क्या, चेक के बारे में ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये क्या था आज तक का जो भी था कि मनी कितने टाइप की होती है, चेक कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है, ओके। तो थोड़ा सा जो मनी वाला पोर्शन था वो थोड़ा सा शायद बोरिंग हो गया होगा, बट कोई नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, ओके, है ना। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, राइट, है ना। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा चेक क्या होते हैं, किस टाइप से चेक का काम होता है और किस टाइप से कहना चाहिए मनी जो होता है, मनी का काम होता है, मनी कितने टाइप की होती है, कहाँ कहाँ इसका हम यूज़ करते हैं, कैसे कैसे, राइट, है ना। तो इन सबको पढ़ लेना अच्छे से, स्पेशली जो चेक हैं उनको भी पढ़ लेना, है ना। तो चेक का जो उल्लेख है, जो मैंने बाद में बताया आपको कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है, नेगोशिएबल एक्ट 1881 के धारा नंबर 6 में हमको चेक के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये भी एक चीज़ जो है, एक फैक्ट ऐड कर लेना। साथ में ड्रॉयर पे ये होते क्या है, इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, ये देख लेना ड्रॉई और पे के बारे में, और टाइप्स देख लेना चेक के क्या क्या होते हैं, है ना। और बाकी तो मनी वगैरह और हम पहले देख चुके हैं, और इसके अलावा इन्फ्लेशन वगैरह जो हमने वो पहले देख लिया, राइट। तो आज के लिए आज का हमारा जो टॉपिक था क्या था, चेक, वो आज की डेट में चेक जो है वो एंड हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अकाउंट, या हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। क्या बोलोगे, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट या मेथड्स ऑफ डिपॉजिट, जिसको आप कहोगे कि बैंक में हम किस तरीके से डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बैंक में किस टाइप के अकाउंट होते हैं, ठीक है, कितने अकाउंट होते हैं, किस टाइप से अकाउंट खोले जाते हैं। सारा जो टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट, वो पूरा किसके बारे में रहेगा, अकाउंट्स के बारे में रहेगा कि भाई एनआरओ, आरओ, एनआरई ये सब क्या होते हैं। फिर हमने जैसा अभी पढ़ा कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी और आरडी, है ना, रिकरिंग डिपॉजिट, इन सब में अंतर क्या होता है भाई, ये बेसिकली है तो, बट इनमें अंतर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेंगी। इस क्लास में जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, बाकी का जो अकाउंट वाला है वो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर, एक नए लेक्चर में उसको पढ़ेंगे, पूरा स्टार्ट से पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सा अकाउंट कैसा होता है। इसमें भी लगभग 2 क्लासेस जाएंगी हमारी, ओके, है ना, ठीक है। तो जो है आई होप सबको क्लियर हुआ होगा जितना भी हमने पढ़ा मनी और चेक के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।